हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश सर क्लासेस ऑफिशियल पे। तो चलिए बात करते हैं। आज जो हमारा क्लास 11 का एनसीईआरटी का जो चैप्टर था वो है थर्मोडायनेमिक। तो थर्मोडायनेमिक के बारे में आज थोड़ा सा हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या होता है आखिर ये थर्मोडायनेमिक। तो देखें, लिखा है इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये एक रिलेशन है हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी का, है ना। ये किसके किसके बीच में रिलेशन है? हीट के बीच में और अदर फॉर्म, मतलब हीट के बीच में और क्या अदर फॉर्म में क्या क्या होता है? वी एंड टी, वी एंड पी। मतलब हीट मीन्स टेम्परेचर, वी वॉल्यूम, पी फॉर प्रेशर, है ना। तो जनरली ये तीनों के बीच रिलेशन जो शो करता है इसे ही कहते हैं थर्मोडायनेमिक। टी फॉर टेम्परेचर, वी फॉर वॉल्यूम, पी फॉर प्रेशर, ठीक है। इनके बीच जो रिलेशन होता है उन्हें ही कहते हैं थर्मोडायनेमिक। तो देखिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम अब क्या होता है। अब देखिए थर्मोडायनेमिक क्या होता है ये पता चला। हीट एंड क्या बोला, हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको इसके बीच में जो रिलेशन होता है ये कहलाता है थर्मोडायनेमिक। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसे कहते हैं इसके बारे में देखो, नीचे देखा हुआ है a collection of large number of molecule of matter, solid, liquid or gas, which are so arranged that these possess certain value of pressure, volume and temperature form a thermodynamic system। क्या कह रहा है? कह रहा है ये कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम, देखो अभी आपको थर्मोडायनेमिक पता चल गया है, तो थर्मोडायनेमिक का ही जो पूरा सिस्टम जो वर्क करता है, थर्मोडायनेमिक में जो पूरा सिस्टम जो है सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क होता है तो उसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। तो इसमें क्या क्या कहा गया है कि ये कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। लार्ज नंबर, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं किसके? मैटर के। अब मैटर तो आपको मालूम ही है, आपने पहले ही पढ़ा है कि मैटर इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर के तीन ही स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। तो उन्हीं मैटर के मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस किया गया है जो कि बहुत लार्ज नंबर में है। क्लियर है? इसके बाद देखेंगे विच आर सो अरेंज दैट दीज पोजेस सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर। मतलब जिसको हम क्या किए गए हैं, उस मॉलिक्यूल को अरेंज किए हैं सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर, मतलब उस इतना प्रेशर लगाए हैं, इतना ही प्रेशर लगाए हैं कि उस मॉलिक्यूल को एक अरेंजमेंट कर दिया गया है। ठीक है, मॉलिक्यूल का क्या कर दिया गया है? अरेंजमेंट कर दिया गया है और उसमें प्रेशर लगाया गया है, उसका वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इसको हम अरेंज, देखो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ये सर्टेन लगाया गया है। मतलब उतना ही लगाया गया है जिससे जितने भी मॉलिक्यूल इसके अंदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल थे वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या हो जाए? अरेंज हो जाए। समझ आ रहा है? जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या हो जाए? अरेंज हो जाए। तो इसे ही कहा गया है क्या? थर्मोडायनेमिक सिस्टम, है ना। इसमें मेजरली होता है पीवीटी दैट मीन्स पी फॉर प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम और टी फॉर टेम्परेचर, है ना। याद रखने वाली बातें यही तीनों हैं। अब आगे देखेंगे इसके बाद क्या बोला है। द पैरामीटर्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ETC। देखो इसका पैरामीटर क्या है। अब थर्मोडायनेमिक जो सिस्टम है हमारा, इसका कुछ तो पैरामीटर होगा। तो इसका जो पैरामीटर है वो क्या क्या है तो देखेंगे, प्रेशर है, वॉल्यूम है, मतलब देख लीजिए, फिर उसी के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है और क्या है, तो इसके साथ इंटरनल एनर्जी है। तो इसके साथ आपका आ जाएगा इंटरनल एनर्जी, है ना। इन्हीं सभी के बारे में बात किया गया है जो कि इसके क्या है? पैरामीटर है। किसके? तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखेंगे इसके बाद लिखा है विच डिटरमाइन द स्टेट ऑफ कंडीशन ऑफ सिस्टम आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। मतलब क्या बोल रहा है? देखो जनरली क्या क्या ही बताते हैं इसमें। देखो
पर इसमें क्या होता है कि इसमें पैरामीटर क्या क्या माना गया है, पीवीटी और इंटरनल एनर्जी, पीवीटी और इंटरनल एनर्जी, यही तीनों माना गया है। अब इन तीनों को मानने का दूसरा रीज़न क्या है कि इससे क्या क्या डिटरमाइंड हम कर सकते हैं, इससे क्या क्या पता लगा सकते हैं, इंटरनल एनर्जी है ना, इनसे क्या क्या हम चारों से पता लगा सकते हैं। तो हम ये डिटरमाइंड कर सकते हैं कि किस कंडीशन में ये सिस्टम है, ये जो हमारा सिस्टम है उसका कंडीशन क्या है, कौन सा स्टेट में है हमारा सिस्टम, मतलब सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, कौन से स्टेट में है हमारा कंडीशन, और उसके साथ साथ हम किस स्टेट में क्या है, किस स्टेट में हमारा ये जो कंडीशन है, किसका कंडीशन है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम का। मतलब कहने का मतलब ये है कि थर्मोडायनेमिक जो सिस्टम जो वर्क आपका हो रहा है वो सॉलिड में हो रहा है, लिक्विड में हो रहा है कि गैस में हो रहा है, उसका पूरा स्टेट आपको पता रहेगा यहाँ से, है ना। आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल, और इसी को ही क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिक के स्टेट के वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक के स्टेट के क्या कहलाएंगे, ये सब वेरिएबल कहलाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। थर्मोडायनेमिक स्टेट के कौन कौन से वेरिएबल होंगे, यही सब वेरिएबल होंगे। अब आगे देखेंगे, इसके बाद है हमारा इन थर्मोडायनेमिक वी डील विथ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, हम डील करते हैं किससे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम से, एज अ होल एंड स्टडी द interaction of heat and energy during the change of one thermodynamic state to another। क्या कह रहा है, कह रहा ये है कि थर्मोडायनेमिक क्या से डील करता है भाई, तो ये थर्मोडायनेमिक से डील करता है। हाँ, थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है उससे डील करेगा थर्मोडायनेमिक। अब देखो डील करता है तो देखो क्या, जैसे कि इस पूरे स्टडी में हमने क्या पता चला हमको कि ये इंटरैक्शन है या इंटर रिलेशन है बोल सकते हो, या इंटरैक्शन है। इंटरैक्शन किसका, इंटर रिलेशन तो है किसका, हीट का और बाकी पीवीटी का, ठीक है। लेकिन उसके साथ अगर मैं बात करूं कि इंटरैक्शन है, तो इंटरैक्शन किसका है, तो ध्यान देंगे इंटरैक्शन है यहाँ पे हीट एंड एनर्जी का, हीट एंड एनर्जी, क्योंकि हीट से ही एनर्जी जनरेट होती है जनरली, है ना, हीट से ही एनर्जी जनरेट होती है। तो हीट एंड एनर्जी का इंटरैक्शन है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ वन थर्मोडायनेमिक स्टेट टू अनदर। अब देखो एक थर्मोडायनेमिक स्टेट से दूसरे थर्मोडायनेमिक स्टेट में जाता है, तो इसमें हीट का ही प्रॉब्लम होता है। अब देखो कैसे, इसका एक एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं तो एक कंटेनर ले लो, है ना, इस कंटेनर में पहले एक कंटेनर आप एक कंटेनर ले लो, इस कंटेनर में आइस क्यूब डाल दो आप, है ना, इस कंटेनर में आप छोटे छोटे आइस क्यूब डाल दो। अब जब ये छोटे छोटे आइस क्यूब आपने डाल दिया है और आप क्या करोगे, इसको नीचे से हीट करोगे, है ना, इसको नीचे से फ्लेम से इसको हीट करोगे, तो जब ये हीट हो जाएगा तो ये जो आइस क्यूब जो दिख रहे हैं आपको, ये आइस क्यूब क्या हो जाएंगे, अपना स्टेट चेंज कर देंगे और ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। अभी भी ये हीट हो रहा है, अगर फिर से इसका जो हीटिंग का प्रोसेस है वो सपोज करो कि फिर से अगर वो हीटिंग का प्रोसेस अभी भी बंद नहीं हुआ है और फिर से उसको हीट किया जा रहा है, अब क्या होगा आगे, तो अब कुछ इस प्रकार होगा कि फिर से जो हमारा जो कंटेनर है इसमें अब क्या हो जाएगा कि जो भी हमारा यहाँ पे लिक्विड था वो गैसेस के फॉर्म में बाहर निकलने लगेगा, वो गैस के फॉर्म में बाहर निकलने लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब अगर बार बार उसको हीट कर रहे हैं तो एनर्जी क्रिएट हो रहा है, बार बार अगर इसको हीट किया जा रहा है तो एनर्जी क्रिएट हो रहा है, और एनर्जी बार बार क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, और जिसकी वजह से इसका स्टेट चेंज हो रहा है। देखो पहले ये सॉलिड में था, है ना, ये सॉलिड में था, फिर उसके बाद ये क्या हो गया, फिर लिक्विड में हो गया, और देन फिर गैसेस में हो गया। मतलब स्टेट चेंज करता जा रहा है ना, ये चीज़ें याद रखना, स्टेट चेंज करते जा रहा है। मैं इसको बहुत अच्छे से डिटेल में इसके बाद भी बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ समझ में आ गया है, आगे चलते हैं। तो इसके बाद है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब देखो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो लिखा है, द टर्म इक्विलिब्रियम is thermodynamic implies the state when all the macroscopic variable characteristic
द सिस्टम पीवीटी मास ईटीसी डू नॉट चेंज विथ टाइम। क्या कह रहा है ये? देखो इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि इक्वल, एक तरह से इक्वल है ना, एक तरह से इक्वल। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? इक्वल करना, कांस्टेंट करना। याद रखना जहाँ भी इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है वहाँ समझ जाना कि वहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों इक्वल करने। मतलब जितने भी इसमें वेरिएबल्स हैं, इसमें क्या क्या वेरिएबल्स हैं? पी वी टी और इंटरनल एनर्जी, है ना, यही है। तो इन सभी को क्या कर देना है? इन सभी को कांस्टेंट कर देना है या इन सभी को इक्वल कर देना है। दैट्स कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या इक्विलिब्रियम? तो ये आएगा थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? मैंने ओवरऑल समझा दिया है। अब एक बार फिर से देख लेते हैं इसका जो थ्योरी है। द टर्म इक्विलिब्रियम इज थर्मोडायनेमिक इम्प्लाइज द स्टेट व्हेन ऑल द माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल। अब देखो कोई माइक्रोस्कोपिक की बात कर रहा है तो ये क्या है कि ये माइक्रो नहीं बात कर रहा है, मीन्स छोटा नहीं, ये मैक्रो बोल रहा है, मतलब बड़ा। मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है, ठीक है, बहुत छोटा वेरिएबल नहीं है, ठीक है। व्हेन ऑल द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक द सिस्टम पीवीटी एंड मास डू नॉट चेंज विथ टाइम, मतलब ये सब चेंज नहीं होंगे। इक्विलिब्रियम का क्या कहना है कि भाई इसका ना मास चेंज होगा, ना इसका प्रेशर चेंज होगा, ना इसका वॉल्यूम चेंज होगा और ना ही इसका टेम्परेचर चेंज होगा। सब क्या होगा? सब एक कांस्टेंट रहेंगे। दैट्स क्लियर। सेकंड पॉइंट देखते हैं। टू सिस्टम व्हेन इन कनेक्ट विथ ईच अदर come to thermal equilibrium when their temperature becomes same। अब देखो एक चीज़ और सुनो यहाँ पे कि इसने क्या कहा कि दो सिस्टम ले लिया गया है। सपोज करो ये एक सिस्टम, ये दूसरा सिस्टम, है ना। अब इन दो सिस्टम में क्या बोल रहा है? व्हेन इज कनेक्ट टू ईच अदर, जब इसको अगर मैं कनेक्ट कर दूँ ईच अदर, ये कनेक्ट हो गया दोनों, तो ये यहाँ से पूरा कनेक्ट है ना। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, अगर कनेक्ट करा जाए तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो बना लेते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये इसको कनेक्ट कर दिए। अभी क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अगर मान के चलो कुछ यहाँ पे हॉट वाटर रखा हुआ है, सपोज कर लो, सपोज ये करना है कि यहाँ पे हॉट वाटर रखा हुआ है, ठीक है, इसमें पूरा हॉट वाटर रखा हुआ है। और सपोज कर लो कि यहाँ पे जो आपके हैं यहाँ कोल्ड वाटर रखा है, यहाँ कोल्ड वाटर रखा है ना, यहाँ कोल्ड वाटर रखा है। अब क्या हो जाएगा? आप ध्यान से अगर देखेंगे आप तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा ऐसा कि ये हॉट वाटर है और ये क्या है? कोल्ड वाटर है। तो क्या हो जाएगा? आपका जो कोल्ड वाटर है और हॉट वाटर है, ये दोनों क्या करेंगे? इन दोनों का जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट हो जाएगा। इन दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी? ट्रांसमिट हो जाएगी। और एनर्जी ट्रांसमिट होने के बाद क्या हो जाएगा कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? अभी डिफरेंट है, लेकिन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यही कहा है इसने कि अगर दो सिस्टम होगा तो दो सिस्टम में क्या होगा? कम टू थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन देयर टेम्परेचर बिकम सेम। ये तब तक ये क्या इसके अंदर क्या होता रहेगा? इंटरचेंज होता रहेगा टेम्परेचर का। तब तक इसमें एक्सचेंज होता रहेगा। कब तक? जब तक इसका टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। दोनों जो हमारे कंटेनर है, इन दोनों कंटेनर का जो वाटर है, इसके टेम्परेचर जब तक इक्वल ना होंगे तब तक ये जो ट्रांसमिशन है एनर्जी का वो होता रहेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद है थर्ड पॉइंट। बेस्ड ऑन दिस जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ। अब देखो एक नया एक वर्ड यहाँ पे एंटर हो रहा है, जीरोथ लॉ। तो जीरोथ लॉ क्या है ये थोड़ा सा देख लेंगे। तो when the thermodynamic system A and B are separately in thermal equilibrium, when a third thermodynamic system C then the system A and B are in thermal equilibrium with each other also। मतलब यही बात है कि अभी दो सिस्टम थे, अभी तीन सिस्टम आ जाएंगे। अब तीन सिस्टम आ जाएंगे तो तीनों सिस्टम का क्या होगा? तीनों सिस्टम में वही एनर्जी का इंटरचेंज होता रहेगा। ठीक है, और कोई बात नहीं है। A B C ऐसा तीन है, ठीक है।
अब आगे देखते हैं हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। तो हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी किसे कहेंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो internal energy is the energy possessed by any system due to the molecular kinetic energy and molecular potential energy. Here kinetic energy and potential energy are with respect to central of mass frame। क्या कह रहा है, कह रहा है ये कि इंटरनल एनर्जी जो होता है ना इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम। मतलब ये इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम का एनर्जी होता है, कोई भी सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक कोई सिस्टम है, उस सिस्टम का जो खुद का एनर्जी है उसका, वही तो उसका इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। अब वो खुद का एनर्जी कहाँ से लाया, कोई भी सिस्टम है, सपोज करो कि कोई भी एक सिस्टम है, अब इस सिस्टम में इसका खुद का एनर्जी कहाँ से आएगा, तो इसकी खुद का एनर्जी, कोई भी सिस्टम की अगर खुद की एनर्जी बात करो तो खुद की एनर्जी क्या आएगी, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यही दोनों मिलेंगे तभी इसका क्या बनेगा, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो रहता है वो उसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, इंटरनल एनर्जी विच इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को का ही अगर सम कहा जाए तो वही हमारा कहलाता है इंटरनल एनर्जी। यहाँ तक क्लियर है। अब बोल रहा है दिस इंटरनल एनर्जी डिपेंड entirely on state and hence in the state variable। मतलब क्या कह रहा है, मतलब ये कह रहा है कि जितनी भी इंटरनल एनर्जी है ना, जिसकी इतनी इंटरनल एनर्जी है वो डिपेंड करता है उसके स्टेट पे। कैसे, मान लो कोई सॉलिड कंडीशन में है, कोई लिक्विड कंडीशन में है एंड कोई गैसेस फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, तो यहाँ पे ये है कि इसकी इंटरनल एनर्जी डिपेंड कर रही है इसके स्टेट पे। जैसे सॉलिड में है तो इसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी कैसे ज़्यादा होगी, उसके पीछे का रीज़न देखो, ध्यान से देखना, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में बहुत पास पास में है। तो इसका मतलब इसकी जो मॉलिक्यूल जो है बहुत पास पास में, तभी एक शेप ले लिया इसने। और ये क्या कराएगा, इसका इंटरनल एनर्जी हाई होगा, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल पास पास में है, एक साथ जुड़ गए, मतलब इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो हाई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं लिक्विड की। तो इस लिक्विड में इसकी इंटरनल एनर्जी थोड़ी सी सॉलिड से कम होगी, क्योंकि इसकी जो मॉलिक्यूलर जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है मॉलिक्यूलर का, वो थोड़ा सा इससे दूर होता है। मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं लिक्विड में, जबकि गैस में तो बहुत ही दूर दूर होते हैं। तो इसका जो अगर बात करूं कि इसका जो गैस का, तो इसका जो इंटरनल एनर्जी होता है वो बहुत ही लो होता है। समझ में आ रहा है। तो सबसे हाई सॉलिड का, फिर लिक्विड का, और देन गैस का। क्लियर है। चलो आगे चलेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है, देखो फॉर वन रियल गैसेज। अब देखो रियल गैस किसे कहते हैं, ये भी एक बड़ा टॉपिक है। रियल गैस किसे कहेंगे, रियल गैस इंटरनली एनर्जी इज ओनली बाय वर्च्यू ऑफ द मॉलिक्यूलर मोशन। रियल गैस उसे कहेंगे जो जनरली जो गैसेस एग्जिस्ट हैं, यहाँ से रियल गैसेस कहेंगे। ठीक है, तो इस रियल गैस में क्या कह रहा है, इंटरनल एनर्जी इज ओनली बाय वर्च्यू ऑफ द मॉलिक्यूलर मोशन। तो जो डिपेंड किस पे करता है, इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, तो मोशन पे, है ना, इट्स मॉलिक्यूलर मोशन। अब देखो कोई सॉलिड है, सपोज करो कोई सॉलिड है, इसमें मॉलिक्यूल है छोटे छोटे, है ना। अब मैं बोलूँगा सॉलिड, मैं ये बोलूँगा कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है मोशन पे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये सॉलिड मोशन करेगा। सॉलिड कभी मोशन नहीं करे, सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेगा ना वो, जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो कैसे ही मोशन कर लेगा, वो नहीं करेगा। तो अभी सॉलिड है अपनी जगह में, अपनी जगह पोटेंशियल एनर्जी इसके में एकदम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर वो अपने स्टेट को नहीं चेंज कर रहा है मतलब उसके पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और अगर वो अपने स्टेट को चेंज कर दे रहा है दैट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। दोनों में डिफरेंस समझ लेना आप, है ना। तो
तो अभी देखेंगे इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि इसका जो मॉलिक्यूलर में जो मोशन होता है, मतलब इसकी जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है ना, अगर मैं हीट यहाँ पे कुछ लगाऊँ तो इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल है ना जो रैपिडली ऊपर नीचे अप डाउन ऐसा होते रहेंगे। मीन्स क्या होगा, इन लोग में जिग जैग, मतलब इन लोग क्या होंगे, मोशन करने लगेंगे, तो इधर उधर चारों तरफ मोशन करने लगेंगे, इन सभी मोशन करने लगेंगे। इसका मतलब अब ये मोशन कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका जो ये जो आप कहा जाए जो इसका वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, वॉल्यूम इसका एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है यही कहलाता है क्या, ये डिपेंड करता है जो इंटरनल एनर्जी, यही इंटरनल एनर्जी कहलाता है। मतलब अगर हीट देंगे तो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, अगर नीचे से हीट दे दिए इसको, तो इसका मोशन है मॉलिक्यूल का, वो बहुत स्पीड रैपिडली मोशन होते रहेगा, बहुत स्पीड से इसका मोशन होने लगेगा अंदर के मॉलिक्यूल का। तो जब ये बहुत स्पीड से मोशन करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसी को कहलाता है इंटरनल एनर्जी, यही कहलाता है इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी इसका बढ़ जाएगा, इसके रिजल्ट में क्या निकलेगा, तो इसमें आपका आ जाएगा वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। इसका यूनिट्स जो है, ये ध्यान दोगे, इसका यूनिट जो है वो अपन लिख सकते हैं NRT, जनरली NRT लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको F लगाना है ना, अपॉन है ना 3, है ना। ये किसके लिए है, आइडियल गैसेस, ये किसके लिए है, आइडियल गैसेस के लिए। अब आइडियल गैसेस किसे कहते हैं, ये यूनिट है ना। अब आइडियल गैसेस किसे कहते हैं, तो आइडियल गैसेस वो गैसेस होते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। रियल गैसेस वो गैसेस होते हैं जो एग्जिस्ट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर और सब जगह, है ना। जो आपका आइडियल गैसेस है वो एग्जिस्ट नहीं होता, उसमें यहाँ एग्जिस्ट नहीं है। क्यों नहीं है एग्जिस्ट, क्योंकि एग्जिस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि कहा गया है कि आइडियल गैसेस में प्रेशर 0 होता है, टेम्परेचर 0 होता है, प्रेशर 0 होता है। तो भाई अभी कहीं का भी आप गैस लोगे उसका प्रेशर 0 कैसे कर पाओगे, बड़ा मुश्किल है ना। तो प्रेशर टेम्परेचर सब 0 नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब है कि आइडियल गैसेस डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके बुक्स में है कि ये कॉपी बुक्स में ये ठीक है, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखेंगे इस फॉर्मूला में n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, आपको ये देखना पड़ेगा। n जो है नंबर ऑफ मोल्स, f जो है क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, r जो है वो आपका गैस का कांस्टेंट है, और जो t जो है आपका वो टेम्परेचर है। अब देखो टेम्परेचर जो आता है वो डिग्री में भी आता है, फ़ारेनहाइट में भी आता है, और केल्विन में भी आता है। क्या क्या में आता है, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन, तीनों में होता है। लेकिन क्योंकि SI यूनिट्स हम उसको क्या लेते हैं, केल्विन। SI यूनिट हम क्या लेते हैं, केल्विन, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट है। SI यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है। तो स्टैंडर्ड यूनिट जो टेम्परेचर का होता है वो क्या होता है, केल्विन। दैट्स वाई यहाँ टेम्परेचर को क्या में लिया गया है, केल्विन। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं आगे। इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज्ड आइदर बाय गिविंग heat energy or by performing some work. Heat energy is the energy transformed to one from the system because of the difference in temperature by conduction, convection of radiation. मतलब क्या बोल रहा है, हीट एनर्जी जो होता है is energy transformed to और फॉर्म ऑफ सिस्टम बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इन टेम्परेचर। मतलब बोल रहा है अगर दो सिस्टम है तो डिफरेंट टेम्परेचर के होंगे, है ना। तो उसका कंडक्शन कहा जाए या उसका कन्वेक्शन कहा जाए या रेडिएशन कहा जाए, ये भी क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका टेम्परेचर डिफरेंट होगा। कंडक्शन के अकॉर्डिंग पहला डिफरेंट होगा, दूसरा कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग, और तीसरा रेडिएशन के अकॉर्डिंग। मतलब ये तीनों ही मैटर करते हैं क्या, टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करने में। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद है द एनर्जी ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम अ सिस्टम ऑफ अनदर ऑफ फोर्स मूविंग इन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इट इज
इट्स ओन डायरेक्शन इज कॉल्ड वर्क। अब देखो वर्क किसे कहेंगे, तो वर्क किसे कहेंगे, तो द एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, मतलब कोई भी एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफॉर्म हो रही है, किसके थ्रू, फोर्स के थ्रू। कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, तो कुछ ना कुछ फोर्स के थ्रू अगर वो ट्रांसफ़र हो रही है एनर्जी, इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो जो भी ये सारी चीज़ें होती है फोर्स के थ्रू एनर्जी ट्रांसमिट होती है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो ये इसको कहा जाता है वर्क। समझ में आ रहा है। अब ओन डायरेक्शन ये सब लिखा है, तो ये सब पढ़ के कंफ्यूज होना नहीं है, हमको मेन चीज़ ये देखना है कि क्या है, कि एनर्जी दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर बाय फोर्स, है ना, ठीक है। अब वो वही डायरेक्शन में होगा ना, आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में तो होगा, तो इसलिए लिखा ओन डायरेक्शन, है ना। तो ये कुछ वर्क डन का जो है कुछ सिस्टम का दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख लोगे, ये जो आपका देखो क्या लिखा है, ये आपका एक सिस्टम बना हुआ है, तो इस सिस्टम में देखोगे छोटे छोटे जो है, तो इसमें आपका लिखा है F इज इक्वल टू पी ए, एफ इज इक्वल टू पी ए, दैट मीन्स क्या होता है, F जो है फोर्स, P जो है प्रेशर और A फॉर एरिया, मतलब जितना प्रेशर आप एरिया में लगा रहे हो, है ना, किसी भी एरिया में जितना भी प्रेशर आपने लगाया है, इट्स कॉल्ड फोर्स। फोर्स किसे कहेंगे, तो जितना भी प्रेशर आप एरिया में लगाए हैं इसे फोर्स कहेंगे। क्लियर है यहाँ पे। जबकि ओरिजिनल फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है, M फॉर मास, A फॉर एक्सेलरेशन, तो सेम तो है, अगर देखेंगे तो सेम है। क्यों, जितना भी मास का पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है, मास का पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है, उसे ही क्या कहेंगे, फोर्स। मतलब फोर्स मतलब क्या हुआ, कोई पार्टिकल है जिसका खुद का मास है और वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो मतलब क्या हो गया, उसको फोर्स कहें। तो वैसे ही यहाँ पे फोर्स किसको कहें, यहाँ पे फोर्स जो है वो कोई एरिया है ना, कोई एरिया है, उस पे जितना प्रेशर हम बिल्ड कर रहे हैं, इस एरिया में जितना प्रेशर हम लगा रहे हैं, यही इसका क्या कहलाएगा, फोर्स। ठीक है, जनरली बात है। तो यहाँ पे ये समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, जब हम फोर्स का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो फोर्स की जगह में क्या आ जाएगा, पी एक्स, पी एस आएगा। एस फॉर सॉलिड की बात कर रहा है ना, कंफ्यूज मत होना, प्रेशर ऑफ सॉलिड। अब देखो ए डी एक्स लिखा हुआ है, ए डी एक्स मतलब क्या, ए फॉर एरिया, है ना, ए डी एक्स। अब क्या हो जाएगा, आपका ए डी एक्स जो है, ए डी एक्स है ना, ये किस पे कन्वर्ट हो जा रहा है, ये आपका डी वी में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्यों कन्वर्ट हो जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न सुनो। जब ए डी एक्स है, तो ए डी एक्स मतलब एरिया की बात कर रही है, ये किसी एरिया की बात कर रहा है ना, इस एरिया की बात कर रहा है, ये पूरा एरिया है, इसी को कहेंगे एरिया। इस एरिया का जब आप क्या करोगे, जब इस एरिया का आप इंटीग्रेशन करने लगोगे ना, तो इसका जब आप इस एरिया का जब इंटीग्रेशन करने से पहले जब ये डी एक्स आता है, जब भी सोच लेना आप, जब भी इंटीग्रेशन कर रहे हो, मतलब जब भी इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो पहले उसका क्या करना पड़ता है, पहले उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो डिफरेंशिएशन जब करते हैं तभी उसके पीछे डी एक्स लिखा रहता है। डी एक्स लिखने के लिए पहले डिफरेंशिएशन करो, तब इंटीग्रेशन करो। तो जब हम एरिया का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, विथ रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे, विथ रिस्पेक्ट ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए डी एक्स, और ए डी एक्स ये जो रहेगा, इसी को कहते हैं टोटल वॉल्यूम, इसी को रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम से। क्लियर है, मतलब एरिया को अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उसको वॉल्यूम कहा जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका ये वॉल्यूम का V आ गया। ठीक है, इसके बाद ये सब कुछ इसने एक्सप्लेन किया है, बताया है कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप इसको एक बार देखना। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक बार पढ़ने बोला हूँ, बट ये थोड़ा सी एक दो चीज़ें हैं जो आपको बताने लायक है। तो देखो क्या लिखा है, इसमें देख लेंगे कि पी प्रेशर ऑफ सिस्टम
ऑन द पिस्टन, अगर पिस्टन का कुछ प्रेशर की बात कर रहे हैं ना, पिस्टन है एक, दिस वर्क डन, पिस्टन का जानते ही हो वर्क, पिस्टन क्या वर्क करता है वो तो पता ही होगा। दिस वर्क डन बाय सिस्टम इज पॉजिटिव इफ द सिस्टम एक्सपैंड एंड इट्स नेगेटिव द सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर सिस्टम हमारा उसका जो वो अगर एक्सपैंड करता है सिस्टम, जैसे कि अगर आप पिस्टन से प्रेशर जनरेट करते हैं, जनरली पिस्टन कुछ ऐसा होता है ना, इस पिस्टन के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने इस कंटेनर में क्या करेंगे, प्रेशर जनरेट करते हैं, है ना, इसको अप एंड डाउन मूव करके। तो इस पिस्टन से क्या होगा, एक क्या होगा कि आपका सिस्टम जो होगा वो एक्सपेंड होगा, और एक क्या होगा कि आपका सिस्टम जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो दो ही चीज़ें हो सकती है। तो जब ये आपका सिस्टम जो है वो अगर आपका एक्सपेंड हुआ तो इसका मतलब पॉजिटिव है, आपका जो प्रेशर है वो पॉजिटिव प्रेशर है। और अगर आपका सिस्टम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो मतलब क्या हो गया, अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ मीन्स आपका जो सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट हुआ मतलब आपका जो प्रेशर है वो नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब देखेंगे इसमें आपको लिखा हुआ है वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन। मतलब वर्क और हीट, ये दो चीज़ें ध्यान देना आप, वर्क है ना और हीट, वर्क और हीट जो है ये आपका क्या है, पाथ फंक्शन है। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका पाथ फंक्शन है ना। और जो आपका इसके साथ जो इंटरनल एनर्जी की बात करें, किसका, इंटरनल एनर्जी की बात करें तो ये क्या है, तो यह स्टेट फंक्शन है। ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। ये चीज़ें आपको याद रखना है कि पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन दोनों में डिफरेंट क्या है ये मैं बता देता हूँ, आप समझ लेना बाकी। तो पाथ फंक्शन आपका वर्क एंड हीट है। पाथ फंक्शन मीन्स ये होता है उस पाथ के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, जिस पूरे पाथ के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये ए पॉइंट से लेकर ये किस पाथ में गया है ये पूरा डिपेंड करता है। बी सी, ऐसा बी से होकर सी से होकर ऐसा अगर ये गया है तो, है ना, तो बी से गया है फिर सी से गया है, ऐसा कुछ है, तब हम इसको क्या बोल सकते हैं, तब हम इसको बोल सकते हैं कि ये पाथ फंक्शन है। लेकिन अगर बात करें कि ये स्टेट फंक्शन, तो स्टेट फंक्शन क्या कहलाता है, तो स्टेट फंक्शन कहलाता है कि इसमें दो ही स्टेट्स होते हैं। एक होता है इनिशियल स्टेट एंड दूसरा होता है फाइनल स्टेट, है ना। तो इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट इसकी बात होती है। तो ये इसमें बीच का पाथ से कोई रिलेशन नहीं है। इसमें इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ये दो ही स्टेट का वर्क होता है। समझ में आ रहा है यहाँ बात। तो ये चीज़ें हो गई। हीट जो है आपका एंड वर्क जो है वो क्या है, टू डिफरेंट टर्म थ्रू दे माइट लुक सेम। मतलब हीट और वर्क जो है तो वो दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों एक जैसा ही दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि हीट जो है, हीट जनरेट करने से ही वर्क हो रहा है। मतलब कहा जाए तो एक तरह से इन लोग डिपेंडेंट है एक दूसरे से, तो कहा जा सकता है यहाँ कि ये अभी हम यहाँ पे सेम दिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे इम्पॉर्टेंट थर्मोडाइनमिक टर्म। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है थर्मोडाइनमिक में, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो पीवीटी मोल्स पहला है, पीवीटी में समझ ही रहे हो आप, है ना। स्टेट जो वेरिएबल्स है, स्टेट के वेरिएबल्स होंगे, क्या क्या होंगे, स्टेट के वेरिएबल्स क्यों हुए मैंने पहले ही बताया है। स्टेट के वेरिएबल मतलब स्टेट चेंज हो जाएगा, लिक्विड टू गैसेस या फिर गैसेस टू सॉलिड जो भी है ना। दे कैन बी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। ये क्या हो सकते हैं, एक्सटेंसिव भी हो सकता है, इंटेंसिव भी हो सकता है। दो चीज़ें हो सकती है, एक्सटेंसिव भी हो सकता है और इंटेंसिव भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब देखो इस इक्वेशन क्या है स्टेट का, तो द इक्वेशन विच connect the pressure P and volume V and absolute temperature T of gas is called the equation of state। मतलब क्या क्या इसमें प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जो होता है ना, इसमें जो रिलेशन है यही क्या कहलाता है, इक्वेशन ऑफ स्टेट। जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हमने दो ऐसे साइंटिस्ट थे, जो दोनों साइंटिस्ट ने हमको क्या किया था, गैसेस फॉर्म में जो इन तीनों का रिलेशन हमको बताया था। किसका पीवीटी का। उसने क्या किया था, बॉयल्स लॉ जो है, फर्स्ट जो साइंटिस्ट है उसने क्या किया था, तो उसने टेम्परेचर को कांस्टेंट करके उसने पीवी को भी कांस्टेंट कर दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि उसने जब ये अपना वो एक्सपेरिमेंट किया तो वो टेम्परेचर को पहले कांस्टेंट कर दिए थे।
टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए थे, और P और V ये दोनों का जो था, ये दोनों का वो मतलब स्टडी कर रहे थे। P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम। तो P और V का जब उसने पूरा स्टडी किया तो एट फाइनल क्या मिला उनको कि PV इज़ ऑल्सो कांस्टेंट। मतलब T अगर कांस्टेंट है तो PV भी कांस्टेंट, दैट मीन्स सारा कुछ कांस्टेंट। ठीक है। वैसे ही चार्ल्स ने क्या किया था, चार्ल्स ने भी सेम बॉयल्स का ही काम किया। उसने क्या किया, उसने आपका प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया था। उसने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था, इसने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया था। और इसने क्या किया, V और T मतलब VT में VT का वो निकाले, V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर। तो ये दोनों भी एट द एंड क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो कुल मिला के सब कुछ कांस्टेंट। तो अब अगर ओवरऑल हम लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। क्लियर है। इसके बाद आगे चलेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो nRT कहाँ से आया, ये समझ में आया ना। nRT कहाँ से आया, N4 और R4 और T4 जो इससे पहले हमने किया था। R4 तो क्या था, N4 नंबर ऑफ मोल था, N4 नंबर ऑफ मोल था। R4 क्या था, कांस्टेंट था, ये नंबर ऑफ मोल। R4 कांस्टेंट, T4 टेम्परेचर। ठीक है, याद रखना, N4 नंबर ऑफ मोल, R4 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है ये, है ना। और T4 टेम्परेचर। क्लियर हो गया। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, जबकि इतना बहुत कुछ पढ़ चुके हैं तो ज़्यादा कुछ इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओवरऑल पढ़ लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज सेड टू बी द प्लेस व्हेन सम चार्ज अकर इन द स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मतलब क्या होगा, जब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है तो वो क्या कह रहा है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में क्या हो रहा है कि ये टेक प्लेस व्हेन द चार्ज ऑकर, यहाँ चार्ज ऑकर होता है, कोई पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, कोई नेगेटिव चार्ज हो जाएगा ना, इन अ स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कोई पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, कोई नेगेटिव हो जाएगा। द थर्मोडायनेमिक पैरामीटर ऑफ द वॉल्यूम चेंज विथ सेम some importance type of these thermodynamic process are isothermal, adiabatic, isobaric and isoboric। चार तरह के होते हैं, है ना। आइसोथर्मल में क्या होगा, आइसोथर्मल में यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर का क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है टेम्परेचर, मतलब आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एडियाबेटिक में क्या होता है, एडियाबेटिक में ये सब का डिटेल हम आगे पढ़ेंगे वैसे। तो एडियाबेटिक में क्या होता है, ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है किसी का, है ना। ट्रांसमिशन इसमें ट्रांसमिशन इसमें क्या, टेम्परेचर वगैरह का ट्रांसमिशन नहीं होता पाता है। आइसोबारिक में क्या होता है, आइसोबारिक में यहाँ प्रेशर का कुछ होता है, प्रेशर का ट्रांसमिशन होता है। आइसोबोरिक में क्या होता है, तो इसमें आपका क्या बोलते हैं, इसमें आपका वॉल्यूम का ट्रांसमिशन होता है, वॉल्यूम कम ज़्यादा होता है। तो इसमें वॉल्यूम कम ज़्यादा होता है, इसमें प्रेशर कम ज़्यादा होता है, और इसमें टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है। और एडियाबैटिक ऐसा है जिसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं होता है, टेम्परेचर वगैरह इस सब का अलग कर देता है दोनों सिस्टम को, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस देखेंगे। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच इज़ इनफाइनाइटली स्लो इज कॉल्ड द क्वासी स्टेट प्रोसेस। मतलब ऐसा प्रोसेस जो बहुत ही स्लो हो वो कहलाता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है, जो बहुत ही स्लो हो। बाकी आप ये पढ़ लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे तो पीवी डायग्राम आएगा। पीवी डायग्राम में देखते हैं, तो पीवी डायग्राम जो है आपका, इसमें आपको ये देखना पड़ेगा, ये जो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये प्रेशर का ग्राफ है और ये वॉल्यूम का ग्राफ है ना, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखेंगे, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट पे आके तीनों मिल रहे हैं क्या, ए बी सी मीन्स ए फॉर आपका आइसोबारिक, बी फॉर आइसोथर्मल, सी फॉर एडियाबेटिक और डी फॉर आइसोकॉरिक। तो देखो, जब ए फॉर आइसोबारिक है, मतलब ये क्या है, आइसोबारिक है, मतलब प्रेशर यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होता, है ना। यहाँ पे देखें, प्रेशर एक्सचेंज नहीं होता, इसका मतलब देख रहे हो आप, प्रेशर एक्सचेंज नहीं होता, मतलब प्रेशर एकदम क्या है, कांस्टेंट हो गया है, प्रेशर कांस्टेंट हो गया है ना, एकदम कांस्टेंट वे में चल रहा है। ये प्रेशर का है ना, तो प्रेशर अगर कांस्टेंट नहीं रहता तो ऊपर चला जाता ना, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो ये सीधा स्टेट चला गया। ठीक है,
तो क्या कहा, आइसोबारिक में प्रेशर आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है। दूसरा, अब देखो दूसरा बोल रहा है आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल में क्या होगा, टेम्परेचर जो है इसका उस पर इफेक्ट होगा, टेम्परेचर का, है ना, ट्रांसमिशन टेम्परेचर का होता है। तो टेम्परेचर क्या होगा, तो इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा कर्व शेप में आ जाएगा, टेम्परेचर वाला मतलब बिफोर आइसोथर्मल की बात करूँ तो टेम्परेचर में अगर अप एंड डाउन होगा तो ये क्या होगा, ये आपका कर्व शेप में आ जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ इसमें अगर आइडियाबेटिक की बात करें तो ये डाउनफॉल टाइप का आएगा, डाउनफॉल टाइप का एकदम, है ना, कर्व टाइप का नहीं, थोड़ा सा डाउनफॉल टाइप का आएगा नीचे, है ना। और इसमें जो लास्ट है जो आइसोकोरिक, यानी कि ये क्या है, आइसोकोरिक कहा जाए तो इसमें वॉल्यूम में चेंजेस होगा। तो देखो अगर आप वॉल्यूम में चेंज करोगे, वॉल्यूम अगर बढ़ाओगे घटाओगे तो आपका वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है मतलब यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम अगर मैं इधर अगर इसको ऐसे आगे बढ़ा दूं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है। लेकिन वॉल्यूम को बढ़ाना नहीं है, वॉल्यूम को मेरे को कांस्टेंट करना है। तो वॉल्यूम को ऐसे कांस्टेंट कर दिया और प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, ऊपर जा रहा है मतलब प्रेशर बढ़ा रहा हूँ। तो प्रेशर बढ़ाऊंगा, वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो ये स्ट्रेट लाइन देगा। ठीक है। वैसे ही अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखूं और मैं यहाँ वॉल्यूम बढ़ाते जाऊंगा तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा आइसोबारिक, जहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है बट प्रेशर नहीं बढ़ रहा है। ध्यान से देखना क्या क्या हुआ, फिर से एक बार बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट वाला देखोगे आइसोबारिक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है, यहाँ पे आइसोबारिक में क्या होता है आपका कि आपका प्रेशर, सॉरी आइसोबारिक है तो इसमें आपका प्रेशर, यहाँ पे आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो गया, मतलब ऊपर नहीं जाएगा, ये रुक जाएगा वहीं पे जहाँ पे है। और यहीं से आप इसके वॉल्यूम को बढ़ाते जाओगे तो ये क्या स्ट्रेट लाइन में बढ़ता जाएगा वॉल्यूम। क्लियर है। वैसे ही अब आइसोथर्मल में इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें दो चीज़ें होगी। टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, प्रेशर पहले तो कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। प्रेशर कम हो रहा है, देखो प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ठीक है। इधर जा रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है। अब तीसरा देखेंगे एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक में क्या होता है कि इसमें दोनों चीज़ें कम होती है। इसमें क्योंकि दोनों चीज़ें कम क्यों होती है, क्योंकि ये किसी से ज़्यादा लेन देन करता नहीं है ना, ट्रांसमिशन ज़्यादा होता नहीं है एडियाबेटिक में। तो एडियाबेटिक में क्या होगा कि प्रेशर कम होते जा रहा है तो वॉल्यूम भी कम होते जाएगा, प्रेशर कम होते जाएगा वॉल्यूम भी कम होते जाएगा, है ना, ऐसा चलेगा। ठीक है। और आइसोकोरिक का तो मैंने बता ही दिया, जिसमें क्या था, जिसमें आपका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो गया था और प्रेशर बढ़ रहा था। हो गया ख़त्म। अब आगे देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इसको करेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में, नेक्स्ट वाले वीडियो में। ये वीडियो यहीं तक रोकते हैं क्योंकि बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, उसके बारे में बात करेंगे। चलो तब तक के लिए देखते रहो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।